अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अब सबसे ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसमें के घर में रहते हुए वो बदकारी करती रही है और अब वो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। आखिर वो सब तो उसे उसकी बीवी ही समझते थे। वो अपनी जख्मी आना के टीसों से तड़पता रहा। वक्त गुजारने का एहसास ही नहीं हुआ। बिल आखिर इतलाई घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो उठकर दरवाजे की तरफ गया। इस दौरान में उसे एहसास हुआ कि रात हो चुकी है, घर में अंधेरा हो गया है। इस बार दरवाजा खोलने से पहले उसने सुराख से झांकने की कोशिश भी नहीं की थी। दरवाजा खुला तो उसे अदनान और सुलेमान नजर आए। उन दोनों ने खुले हुए दरवाजे से अंदर के अंधेरे को देखा और हैरान नजर आने लगे। क्या बात है, सो गए थे तुम लोग? सुलेमान ने हैरत से कहा। नहीं तो आओ। उनके अंदर आने के बाद रिजवान ने बरामदे की लाइट ऑन की और पूछा, क्या वक्त हुआ है? 8:10। अदनान ने वक्त बताया। वो कमरे में चले आए। यहाँ भी रिजवान ने लाइट ऑन की। अदनान ने कमरे का जायजा लिया और पूछा, भाभी नहीं है? उस पर सुलेमान ने उसे घूर कर देखा। उसे शकीला के लिए लफ्ज भाभी हमेशा बुरा लगता था। रिजवान के लिए झूठ बोलना अब नई बात नहीं थी। वो इस बार भी झूठ बोलना चाहता था, लेकिन ये ख्याल आड़े आ गया कि ये झूठ भी नहीं निभ सकेगा। आखिर में उसे ही जलील और रुस्वा और शर्मसार होना पड़ेगा। वो नाराज होकर चली गई। कहाँ? अदनान ने पूछा। अपने मेके, रिजवान ने कहा। कहकर गई है कि अब कभी नहीं आएगी। खसो कम जहां पाक, सुलेमान ने बेसाख्ता कहा। इस पर रिजवान का दिमाग उलट गया। ये तुमने क्यों कहा? ठीक ही कहा है तो यार जाकर मना लाओ। इदवान ने रिजवान का ध्यान बटाने की कोशिश की। नहीं, पहले तुम मुझे जवाब दो। रिजवान अब बहलने वाला नहीं था। दिन भर की जंजलाहट और फ्रस्ट्रेशन वो सुलेमान पर निकाल देना चाहता था, लेकिन सुलेमान बड़े बेनियादी से मुस्कुरा रहा था। क्या जवाब दूं? तुम किसे बहला रहे हो, हमें या खुद को? इस बात का क्या मतलब हुआ? रिजवान ने बेहद खराब लहजे में पूछा। मतलब ये है दोस्त कि ना वो तुम्हारी बीवी है और ना ही तुम्हें उसके मेके का पता है। तुम अब उस तक पहुंच भी नहीं सकते, उसने बेहद पुरसकून लहजे में कहा। और खसो कम जहां पाक मैंने इसलिए कहा कि उसका जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। बड़ी हद तक वो तुम्हें तबाह कर चुकी है, मगर शायद अभी तुम संभल सकते हो। रिजवान सन्नाटे में आ गया। उसका गुस्सा साबन की झाग की तरह बैठ गया। वार इतना अचानक था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसने संभलते हुए कहा, ये तुम गलत कह रहे हो। उसे एहसास था कि अदनान उसे गौर से देख रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं शुरू ही से ये बात कहे जा रहा हूँ। यकीन ना आए तो अदनान से पूछ लो। रिजवान ने सवालिया नजरों से अदनान को देखा। अदनान अस्बात में सर हिला दिया। मैं कोई नेकोकार नहीं हूँ रिजवान, मेरे दोस्त गुनाहगार आदमी हूँ। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। गुनाह की बदबू के मामले में मेरे गुनाहगार नाक बहुत तेज है। यही है कि मैं शर्त कभी नहीं हारता। रिजवान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे हक में बेहतर हुआ, सुलेमान ने बेहद नरम लहजे में कहा। तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, चलो हमें भी खाना है। तीनों बाहर निकल आए। रिजवान खामोश था। वो जानता था कि सुलेमान ने जो कुछ कहा है उसके सच्चे और बहुत अच्छे दोस्त की हैसियत से कहा है। उसके बावजूद उसी लम्हे सुलेमान के लिए बेपनाह नफरत महसूस कर रहा था। अब खुद को संभालने की कोशिश करो मेरे जान, सुलेमान ने उसे चौंका दिया। और फिर पहले जैसे बन जाओ। कम अज कम तो मुझे नसीहत ना करो, रिजवान ने तुर्शी से कहा। सुलेमान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सॉरी यार, उसने बेहद पुरखलूस लहजे में कहा। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं खराब बहुत गुनहगार आदमी हूँ। अदनान ने रिजवान को मुलामत भरी नजरों से देखा, मगर रिजवान इस वक्त कुछ महसूस करने के काबिल नहीं था। रिजवान इस रात अपने फ्लैट में परेशान बैठा था। अगले रोज उसके कर्ज खवा की दी हुई मोहलत खत्म हो रही थी और अदायगी की कोई सूरत नहीं बनी थी। उसके हाथ पांव छूटे जा रहे थे।
अदनान और सुलेमान अपने घर जा चुके थे। वो दोनों हर रोज बाकायदगी से आते और उसकी दिलजोई करते थे, मगर रिजवान के दिल में सुलेमान की तरफ से बाल पड़ चुका था। अलबत्ता उसने सुलेमान पर इसका इजहार नहीं किया था। इस वक्त रात के 10 बजे थे। वो बरामदे में बैठा आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। अचानक उसकी सोचों का रुख शकीला की तरफ मुड़ गया। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था, वरना वो तो कर्ज लेने का कायल ही नहीं था और अब कर्ज की वजह से उसकी जिंदगी तक खतरे में थी। उसी लम्हे उसे शकीला से शदीद नफरत महसूस हुई। ये बात नहीं कि शकीला उसे पहली बार याद आई हो। अपने जाने के बाद वो हर रात उसे याद आई, महज इसलिए कि जिस्मानी तकादे जो जाग उठे थे अब उसे सोने नहीं देते थे। वो जैसे शकीला के जिस्म के शैतानी नशे का आदी हो चुका था। इतने अरसे में एक रात भी पूरी नींद नहीं ले सका। उसके नतीजे में उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में वहशत नजर आने लगी थी। कुछ और तब्दीलियां भी आई। वो पहले जैसा शर्मीला नहीं रहा। अब लड़कियों को वो ऐसी बेबाक नजरों से देखता कि उसे एहसास होने पर वो पानी पानी हो जाती, और जब वो उसे नापसंदीदगी से नजरों में मलामत भर कर देखती तो भी उस पर असर ना होता। वो उन्हें बदस्तूर ऐसे देखता रहता जैसे तस्वर में वो बेलिबास नजर आ रही हों, और नमाज का तो उसे ख्याल तक नहीं आया था। उसने शकीला के ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अहम तरीन मसला यह था कि कल कर्ज कैसे अदा किया जाए। वो जानता था कि यह नामुमकिन है, तो फिर उसे रूपोश होना पड़ेगा, मगर रूपोशी भी उसकी जिंदगी की जामन नहीं हो सकती थी। सोचते सोचते उसका जहन मायूसी से भर गया, और इंसान कैसा ही मुनकर हो, कैसा ही गुमराह हो, मायूसी की आखिरी हद को पहुंच जाए तो उसे सिर्फ खुदा याद आता है। रिजवान के साथ भी यही हुआ। कहीं उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, सिर्फ खुदा ही उसकी मदद कर सकता था। वो सोचता रहा, शर्मिंदा होता रहा। कुछ अरसे थे उसने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। कैसे कैसे गुनाह किए थे, खुदा से कैसा बागी हो गया था, और हासिल क्या हुआ? जिल्लत, रुसवाई और खतरात। उसे खुद पर शर्म आने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि खुदा के सिवा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसे उसके सामने सर झुकाना होगा, सच्चे दिल से आंसुओं में डूबकर तौबा करना होगी। वो इससे उठा और वजू करके पहले मगरिब की कज़ा, फिर इशा और उसके बाद नमाज इस्तग़फ़ार पढ़कर और पूरी रात सजदे में गिरकर रो रो कर तौबा करता रहेगा। वो गफूर रहीम है, उसे जरूर बख्श देगा, बल्कि उसकी अस्तानत भी फरमाएगा। वो बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि इतलाई घंटी दोबारा चीख उठी। उसने झंझलाकर दरवाजे की तरफ देखा। वो इस वक्त डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, ना जाने कौन आया है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। छोड़ो, जो कोई भी है तंग आकर खुद ही वापस चला जाएगा। इस वक्त तो सिर्फ इस्तग़फ़ार की फिक्र करो। घंटी दोबारा बजी। साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में कहा, इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। आवाज अजनबी थी। रिजवान ने देखा कि चटखनियां लगी हुई हैं और बाहर खड़ा अजनबी पूछ रहा था कि अंदर आ जाऊं। रिजवान की जंजलाहट अरूज पर पहुंच गई। आ सकते हो तो जरूर आ जाओ भाई, उसने झल्लाकर कहा, मगर अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया। सूट बूट पहने हुए एक शख्स ब्रीफ केस हाथ में लिए बंद दरवाजे के दरमियान से गुजर कर अंदर आ गया। रिजवान ने आंखें मल मल कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। चटखनियां अब भी लगी हुई थी। उसने अजनबी को गौर से देखा। उसका चेहरा अजीब सा था और नाखुशगवार तासर छोड़ता था। होंठों पर बेहद मकरूह मुस्कुराहट थी। आप अंदर कैसे आ गए? रिजवान ने बुखलाकर पूछा। आप कौन हैं? खुदा की कसम खाकर मेरी एक बेज़रर बात मानने का वादा करो तो बताऊं। रिजवान पर कोई जादू असर कर चुका था। उसने कहा, खुदा की कसम बेज़रर बात हुई तो मान लूंगा। तो वादा करो कि मेरी मौजूदगी में लाहौल वला नहीं पड़ोगे। अजनबी ने कहा। पहले तो रिजवान की समझ में कुछ नहीं आया और फिर वो लर्ज कर रह गया। कहा, क्या तुम शैतान हो? उसने लड़ती हुई आवाज में पूछा। अजनबी मुस्कुरा दिया। इस बार उसके पीले पीले दांत भी निकल पड़े थे। हाँ, मैं शैतान हूँ। रिजवान के रोंगटे खड़े हो गए। देर तक खामोशी रही। रिजवान ने जो खुली और जागती आंखों से देखा था उसे वहम करार नहीं दिया जा सकता था, इसलिए कि ठोस दरवाजे से में से गुजर कर आने वाला उसके सामने बैठा था और वो खुद को शैतान बता रहा था और उसके चेहरे पर बरसती खबासत उसके बयान की तायीद कर रही थी।
यहाँ क्यों आए हो? बल आकर रिजवान ने पूछा। तुम्हारी परेशानी दूर करने। वो कैसे? हम हर साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर एक खुश नसीब को मुंतखब करते हैं। ऐसे शख्स की 3 ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। इस साल तुम्हें मुंतखब किया गया है। मुझे? हाँ, तुमने सिर्फ 3 महीने में वो कारकर्दगी दिखाई कि साल भर की परफॉर्मेंस देने वाले पीछे रह गए, शैतान ने कहा। रिजवान की समझ में ना आया कि उस पर फख्र करे या शर्मसार हो। इन दिनों तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, बहुत ज्यादा। बस तो 3 ख्वाहिशों के जरिए तुम अपनी हर परेशानी दूर कर सकते हो। रिजवान सोचता रहा। वो खाइफ था कि वास्ता शैतान से पड़ा था। 3 ख्वाहिशों की पेशकश तो उसे बहुत अच्छी थी, मगर उसे डर था कि जवाब में उससे कुछ मांगा जाएगा। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ 3 ख्वाहिशें, शैतान ने मुख्तसर कहा। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। इसके इवज मुझसे भी तुम कुछ लोगे? कुछ भी नहीं। यानी ये पेशकश गैर मशरूत है? ऐसा भी नहीं। शैतान के होंठों पर मकरू मुस्कुराहट नाचने लगी। बस ख्वाहिश करते हुए तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि जो कुछ तुम तलब करोगे, मिकदार में, तादाद में, वजन में और हजम में, उसका दुगना तुम्हारे बदतरीन दुश्मन को मिलेगा। लेकिन मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। शैतान हंसा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो, और जिसका कोई दुश्मन ना हो उसका दुश्मन मैं होता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, मेरा दुश्मन कौन है? तुम्हारा बदतरीन दुश्मन वो है जिसे तुम अपना बेहतरीन दोस्त समझते हो। रिजवान की आंखों में सुलेमान की सूरत फिर गई। शैतान का इशारा यकीनन उसी की तरफ था। ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि ख्वाहिश मैं करूं और मुझसे ज्यादा फायदा मेरे दुश्मन को पहुंचे, उसने फरियाद करने वाले अंदाज में कहा। ज्यादती तो है, मगर ये ना भूलो कि ये शैतान की स्कीम है। ये तुम्हारी ज़हानत का इम्तिहान भी है। बात तो जब है कि तुम खुद तो उस स्कीम से फायदा उठाओ और तुम्हारे दुश्मन को नुकसान पहुंचे। बड़ा मुश्किल काम है, रिजवान ने कहा। शैतान से फायदा तो मुश्किल ही से पहुंचेगा, शैतान ने कंधे झटकते हुए। बहरहाल अब तुम्हें अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ। अभी इसी वक्त रिजवान बुखला गया। नहीं, तुम्हारे पास 1 माह की मोहलत है, शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये भी जरूरी नहीं कि तुम 3 ख्वाहिशें एक साथ करो। खूब सोच समझकर एक एक करके कर सकते हो। जब भी कोई ख्वाहिश करनी हो 100 बार या शैतान पढ़ लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अचानक रिजवान को ख्याल आ गया कि अगले रोज वो जिंदा बचेगा तो ख्वाहिश कर सकेगा। उसके सर पर तो कर्ज की तलवार लटक रही है। उसने बौखलाकर कहा, 1 ख्वाहिश तो मुझे अभी करनी है, इसी वक्त। शैतान जाते जाते रुक गया। हाँ, कहो। रिजवान हचकिचाने लगा। मैं कोई भी ख्वाहिश कर सकता हूँ। हाँ, तुम जो भी ख्वाहिश करोगे पूरी होगी। तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दरकार हैं, अभी लो। ये कहकर शैतान ने हाथ फैलाया। कागज का एक टुकड़ा उसके हाथ पर नमूदार हुआ। उसने वो रिजवान की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये 10 करोड़ का मुसद्दका चेक है, जब भी चाहे कैश करा लेना, उसने कहा। और हाँ, 20 करोड़ का चेक तुम्हारे बदतरीन दुश्मन को मिल जाएगा। रिजवान ने चेक का जायजा लिया। वो सिटी बैंक का आम सा चेक था, मगर खास बात यह थी कि वो 10 करोड़ रुपए का था। मैं चलता हूँ। 1 महीने के अंदर मजीद 2 ख्वाहिशें करनी हो तो मुझे बुला लेना। बुलाने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये कहकर शैतान दरवाजे की तरफ बढ़ा और बंद दरवाजे में से गुजरता चला गया। रिजवान की नजरें देर तक दरवाजे पर जमी रहीं। दरवाजा जूं का तूं था, मगर इतने में कोई उनमें से गुजर कर आ और जा चुका था। ये बात नाकाबिले यकीन थी। अब तो उसे यकीन होने लगा कि जो कुछ उसने देखा वो महज बसरी धोखा था, मगर हाथ में मौजूद चेक को देख रहा था और कि वो सब सच था, और शैतान के लिए तो ये सब कुछ मुमकिन है। उसने सोचा। उसने चेक का जायजा लिया। उसे यकीन नहीं था कि चेक कैश हो सकेगा। बहरहाल चेक उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। वो दुआ ही कर सकता था कि चेक धोखा न हो। बहरकैफ सुबह उसका फैसला भी हो जाना था। रिजवान अगले रोज दफ्तर ना गया। बैंक वो 11 बजे पहुंचा। सुबह घर में देर तक वो गुमगू की कैफियत में बैठा रहा। वो चेक उसकी आखिरी उम्मीद था, इसीलिए वो ज्यादा डर रहा था कि कहीं ये उम्मीद झूठी ना निकले। मगर फिर उसने सोचा कि इस तरह काम कैसे चलेगा, चेक आजमाना तो पड़ेगा। बैंक जाने के लिए वो निकला तो उसने पहले अपने कर्ज ख्वाहों को फोन किया कि वो बेफिक्र रहे, उसकी रकम वो शाम तक अदा कर देगा।
वो बैंक में दाखिल होने ही वाला था कि उसे बैंक से सुलेमान निकलता हुआ नजर आया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और आंखों का तासुर बता रहा था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका सबूत ये था कि उसने सामने से आते हुए रिजवान को भी नहीं देखा। रिजवान की तबीयत मुकद्दर हो गई। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। सुलेमान ही उसका बदतरीन दुश्मन था। कोफत अपनी जगह, मगर उसे यह इत्मीनान हो गया कि चेक कैश होगा। सुलेमान की कफियत यही साबित करती थी। उसकी बेचैनी दूर हो गई। वो बेहद एतमाद से बैंक में दाखिल हुआ। विंडो पर उसने उस चेक पेश किया। चेक की रकम देखने के बाद क्लर्क ने बेहद एहतराम से उससे कहा, प्लीज आप इस तरफ मैनेजर साहब के कमरे में चले जाएं, आपको अदायगी वहीं की जाएगी। इब्तिदा में रिजवान का दिल धड़का कि चेक में कोई गड़बड़ है, इसीलिए उस मैनेजर के पास भेजा जा रहा है। मगर फिर क्लर्क के बाद के अल्फाज ने उम्मीद को और मुस्तकम कर दिया। वो मैनेजर के कमरे में और ज्यादा इत्मीनान के साथ दाखिल हुआ। मैनेजर ने उठकर उसका खैर मकदम किया और हाथ मिलाया। तशरीफ रखिए। रिजवान सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ये फरमाइए कि आप अदायगी किस तरह चाहते हैं? मैनेजर ने पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। दरअसल हमें आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की भी फिक्र होती है, मैनेजर ने कहा। आपका चेक भारी रकम का है और आप कहेंगे तो हम फौरी तौर पर आपको नकद रकम अदा कर देंगे, मगर इस तरह आपको खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। आप इस सिलसिले में क्या कुछ कर सकते हैं? रिजवान ने पूछा। हमारा बैंक सबसे अच्छी खिदमत फराहम करता है। हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। आपका मशवरा क्या है? मेरी माने तो आप हमारे यहाँ अकाउंट खोल लें, मैनेजर ने कहा। फौरी तौर पर जो जरूरत हो वो रकम निकाल लें, फिर हम को एक कार्ड देंगे जो हर बड़ी दुकान और होटल में और हर एयरलाइन के लिए काबिल कबूल होगा। आप कैश रखे बगैर सब कुछ खरीद सकते हैं, सारी दुनिया के बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं, यूं लुटने के खतरे से महफूज रहेंगे। और किसी ने वो कार्ड ही छीन लिया या कार्ड खो गया तो कुछ भी नहीं होगा। हमने खास एहतमाम किया है कि कोई और इस कार्ड से इस्तेफादा नहीं कर सकता। बस तो ये ठीक है, आप मुझे 2 लाख नकद और वो कार्ड दे दें, रिजवान ने कहा। आपके यहाँ अकाउंट खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस एक फार्म और एक कार्ड पर दस्तखत कर दें, मैनेजर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। आधे घंटे बाद रिजवान बैंक से निकला तो उसके भी पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सबसे पहले उसने तमाम कर्ज अदा किए, फिर दफ्तर चला गया। वहां बैठकर उसने अपना इस्तग़फ़ार लिखा और आफाक साहब के पास चला गया। आफाक साहब ने इस्तग़फ़ार देखा और पेशानी पर हाथ मारा। ये सब क्या हो रहा है? एक और इस्तग़फ़ार? क्या बात है सर? रिजवान ने पूछा। किसी और ने भी इस्तग़फ़ार दिया है? हाँ, आज तुम्हारा दोस्त सुलेमान दफ्तर नहीं आया, अलबत्ता उसने इस्तग़फ़ार भिजवाया है। रिजवान की जान जल गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सुलेमान को तो 20 करोड़ मिले हैं और वो इससे ज्यादा अमीर हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? उसने झंझलाकर कहा। मामला क्या है? तुम दोनों ने एक ही दिन इस्तग़फ़ार दिया है, आफाक साहब बोले। सुलेमान के मुतल्लिक़ तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। 15 दिन का नोटिस ना देने की सूरत में तुम्हारी 15 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। कोई मसला नहीं सर, मैं तो अपने वाजिबात भी वसूल नहीं करूंगा, वो आप ले लीजिएगा। बस इस्तग़फ़ार फौरन मंजूर करा दें आप। आहिस्ता बोलो, आफाक साहब ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम्हारा इस्तग़फ़ार मंजूर हो जाएगा। तो अब मैं जाऊं? हाँ, मैं अदनान के हाथ कुछ कागजात भिजवाऊंगा, उन पर दस्तखत कर देना। रिजवान दफ्तर से निकल आया। ये दुख बहुत बड़ा था कि उसकी वजह से उसके बदतरीन दुश्मन को 20 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि खुद उसे सिर्फ 10 करोड़ मिले थे। मगर 10 करोड़ मिलने की खुशी भी कम ना थी। अब वो बादशाहों की तरह रह सकता था। यकलख्त उसे अपने सरकारी फ्लैट बुरा लगने लगा। वो अपने कार्ड का जादू आजमाने के लिए निकल ही रहा था कि सुलेमान और अदनान आ गए। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुलेमान ने तो आते ही उसे लिपटा लिया। मैं बहुत खुश हूँ मेरे यार, अब तुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं, हम ऐश करेंगे। ये भी आज इस्तग़फ़ार दे चुका है, अदनान ने सुलेमान को बताया। मुझे बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई, रिजवान ने जल्दी से कहा। मुबारक हो, मगर तुम्हें अब मुलाजमत करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं लंबा हाथ मारा है? रिजवान ने दिलचस्पी से पूछा। हाथ तो नहीं मारा, दौलत चलकर घर आ गई। और जानते हो कितनी? 20 करोड़। बस अब चलो शॉपिंग करेंगे।
रिजवान का जी चाहा कि उसे बता दे कि उसे दौलत उसकी वजह से मिली है, मगर वो पी गया। वो तीनों बाजार चले गए। रिजवान का क्रेडिट कार्ड उसकी जेब में था, फिर भी वो कार्ड का जादू देखता रहा जो सर चढ़ कर बोल रहा था। सुलेमान ने उन्हें खूब अच्छी तरह शॉपिंग कराई। लगता था कि उसे पैसे की कोई फिक्र ही नहीं है। शॉपिंग के बाद उन्होंने एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर वापस आ गए। ये अदनान मेरी बात नहीं मान रहा। घर पहुंचकर सुलेमान ने शिकायतन कहा, नौकरी छोड़ दो और तुम्हारी दौलत पर ऐश करूं, ये नामुमकिन है। अदनान के लहजे में माजरत थी। हाँ, अगर तुम कोई कारोबार करो और मुझे मुलाजमत दे दो तो मुझे कबूल होगी। रिजवान को अदनान की ये मुंतक बहुत अजीब लगी। और कारोबार में शराकत के बारे में क्या ख्याल है? सुलेमान ने अदनान से पूछा। यह भी मुमकिन है कि मेरे पास सरमाया नहीं है, मगर मैं जी जान से मेहनत कर सकता हूँ। खैर देखेंगे। सुलेमान रिजवान की तरफ मुड़ा। कल का क्या प्रोग्राम है? कल नई सर्विस ज्वाइन करना होगी। तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे। नहीं, मैं जो कुछ करूंगा अपने जोर पर करूंगा। वो दोनों चले गए। रिजवान को देर तक नींद नहीं आई। वो अपने 10 करोड़ में से कर्ज अदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सका था। उसे कोई खुशी भी नहीं मिली थी, बल्कि वो सुलेमान की दौलत के बारे में सोच कर करे जा रहा था। सुलेमान को बैठे बैठाए दौलत मिल गई थी, जबकि शैतान ने मुंतखब उसे किया था। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुलेमान के दिए हुए कपड़ों से उसे नफरत महसूस हो रही थी। अगले रोज उसने खुद शॉपिंग की और ढंग के कपड़े पहनने के बाद अपने लिए मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। सरकारी फ्लैट में तो अब उसका दम घुटने लगा था। वो पहले सिर्फ ख्वाब ही देखता था और देखता था कि साहिल समुंदर पर उसका बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला है। अब उसे ख्याल आया कि वह सचमुच ऐसा बंगला खरीद सकता है। चुनाचा वो उस इलाके में चला गया। मुख्तलिफ एस्टेट एजेंसियों में जाने और कई बंगले देखने के बाद उसे एक बंगला पसंद आया। ऑनर ने उसके 6 करोड़ मांग रहा था। एजेंट ने बताया कि 5.5 में मिल सकता है। रिजवान हचकिचाया। इतनी ज्यादा कीमत का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। 2.5 करोड़ का तो सिर्फ प्लाट है। एजेंट ने कहा, कहें तो बात करूं, मैं फिर आऊंगा, बंगला मुझे पसंद आया है। रिजवान को ये उलझन हो रही थी कि 5.5 करोड़ का बंगला खरीदने के बाद उसके पास क्या बचेगा। आखिर में सिर्फ बंगला रह जाएगा, फिर वो क्या करेगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बंगला खरीद कर रकम जाया करने की क्या जरूरत है। उसके पास 2 ख्वाहिशें और हैं। वो बंगला भी तलब कर सकता है। बंगले की ख्वाहिश ऐसी थी कि उसका एक्साइटमेंट ऐसा था कि वो सबसे अहम बात भूल गया। शैतान को तलब करने का तरीका याद आया तो एक लम्हे के लिए वो दहल कर रह गया। ये क्या? उसे शैतान के नाम की तस्बीह पढ़नी होगी। फिर उसे ख्याल आया कि शैतान ऐन उसी वक्त आया था जब वो नमाज पढ़ने और अल्लाह से तौबा करने के लिए वजू के इरादे से खड़ा हुआ था। एक पल को उसे अफसोस हुआ, मगर फिर उसके अंदर से किसी ने कहा, मुमकिन है अल्लाह उसकी तौबा कबूल ना करता, और कर भी लेता तो ये जरूरी नहीं था कि फौरी तौर पर कर्ज की अदायगी के लिए बंदोबस्त हो जाता। शैतान की वजह से मसला ज्यादा आसानी से हल हो गया। उसने हर ख्याल को ज़हन से झटका और 100 बार या शैतान पढ़ने को बैठ गया। जैसे ही उसने 100वीं बार शैतान को पुकारा, वो हस्बे साबक बंद दरवाजे से गुजरकर फ्लैट में आ गया। कहो, अब क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? उसने पूछा। रिजवान ने बहुत सोच समझ कर तफसील से अपनी ख्वाहिश बयान करनी शुरू की। सुलेमान गहरी तमानियत की नींद से सो रहा था। किसी ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। उसने आंखें खोलकर देखा। बेड की पट्टी पर वही शख्स बैठा था जिसने उसे 20 करोड़ रुपए का मुसद्दका चेक दिया था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या मुसीबत है? तुम अब चैन से सोने भी नहीं दोगे? उसने चिड़चिड़ेपन से कहा। बड़े नाशुक्रे हो, शैतान ने मुंह बिगाड़ कर कहा। नाशुक्रा तो मैं अल्लाह के मामले में हूँ और इस पर मुझे शर्म भी आती है। तुम्हारा तो मैं शुक्रिया भी अदा ना करूं। क्यों भाई? मैंने तुमसे कुछ मांगा तो नहीं था। तुमने अपनी किसी मजबूरी के तहत मुझे वो चेक दिया था। मुझे जानते हो? अपने भाई को कौन नहीं जानेगा। मुझे मालूम है कि तुम शैतान हो। वाकई बहुत चालाक हो। शैतान मुस्कुराया। काम की बात करो। जाहिर है कि तुम मेरी तारीफ करने के लिए तो यहाँ नहीं आए होगे, सुलेमान ने बेजारी से कहा। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, और अगर उस चेक के इवज मुझसे कोई काम लेना है तो याद रहे मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने चेक मुझे गैर मशरूत तौर पर दिया है। मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, मजीद कुछ और देने के लिए आया हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे डर है कि तुम कोई चक्कर चला रहे हो। कोई चक्कर नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा हक है। इसके बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम वैसे ही बहुत अच्छे काम कर रहे हो।
बस मैं पहले ही शर्मिंदा रहता हूँ, मुझे और शर्म ना दिलाओ। सुलेमान ने हाथ उठाते हुए कहा, काम की बात करो। शैतान ने उसकी तरफ चाबियों का एक गुच्छा बढ़ाया। सुलेमान ने हाथ नहीं बढ़ाया। ये क्या है? ये तुम्हारे बंगले की चाबी है। शैतान मजे ले लेकर बताने लगा कि साहले समुंदर पर ये 2000 गज का बंगला है। 2 मंजिला खूबसूरत टेरेस से समुंदर का नजारा किया जा सकता है। बंगला मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड है, जरूरत की हर चीज मौजूद है। मैं इन चाबियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सुलेमान ने दोनों हाथ बगलों में छुपाते हुए कहा, मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़वाना चाहते हो? वाकई बहुत चालाक हो। इस बार शैतान ने कुछ कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो मलकियत के कागजात। सुलेमान ने कागजात का जायजा लिया। वो हर एतबार से मुकम्मल थे। वो प्लाट नंबर 324 पर बने बंगले का मालिक बन चुका था। ये चाबियां तो ले लो। शैतान ने फिर चाबियां उसकी तरफ बढ़ाई। चाबियां मैं नहीं लूंगा, खुद चलकर मुझे बंगले का कब्जा दिलाओ, सुलेमान ने कहा। मगर पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आम खाने से गर्द करो, पेड़ क्यों गिनते हो? गिनती में खास दिलचस्पी है मुझे। चलो ये भी सुन लो, हम हर साल एक शख्स को मुंतखब करते हैं और उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं, शैतान ने कहा। शर्त यह होती है कि जो कुछ वो मांगेगा उसका दुगना उसके बदतरीन दुश्मन को दिया जाएगा। तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि इस साल तुम्हारे बदतरीन दुश्मन को मुंतखब किया गया है। उसने 10 करोड़ मांगे, तुम्हें 20 करोड़ मिले। उसने 1000 गज का बंगला मांगा तो तुम्हें 2000 गज का बंगला मिल रहा है। ऐश हो गए मेरे, और अभी तीसरी ख्वाहिश बाकी है। सुलेमान ने चटखारे लेकर कहा, अब ये भी बताओ मेरा वो मोहसिन बदतरीन दुश्मन कौन है? ये मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द ही मालूम हो जाएगा। बस अब चल दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, शैतान ने झंझलाकर कहा। मुझे तुम्हारी मसरूफियत का अंदाजा है। इन दिनों दुनिया और दुनिया वाले इतने शैतान हो गए हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फुर्सत ही फुर्सत है। हम जैसे लोगों पर वक्त जाया करते फिरते हो। ऐसी कोई बात नहीं, शैतान ने सर्द आह बार कर कहा। हमें अब भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। कौन जाने कब कोई कहीं नेकी कर बैठे। रिजवान की दूसरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। साहले समुंदर पर 1000 गज के खूबसूरत और फर्निश्ड बंगले की चाबियां और कागजात उसे मिल चुके थे। उसने सोचा कि सुबह जाकर बंगले को देखेगा और फिर कुछ फैसले करेगा। अगले रोज दोपहर के करीब वो फ्लैट से निकल गया, लेकिन अपना बंगला ढूंढता हुआ उसने के लिए मसला बन गया। वहां नंबरों में तरतीब ही नहीं थी। वो झंझला गया। क्या तुरफा तमाशा था कि वो अपने ही घर का पता पूछता फिर रहा था, लेकिन वो इलाका ऐसे था कि पता बताने वाला भी कोई न था। वैसे वो बहुत खुश था। बैठे बिठाए मुफ्त में उसे अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई थी, मगर उसकी वो खुशी कायम ना रह सकी। जलना और हसद करना उसका नसीब हो गया था। हुआ यूं कि बेहजार वक्त उसे मतलूबा सड़क बिल आखिर मिल गई। अब उसे सिर्फ मतलूबा नंबर का बंगला तलाश करना था, जिसकी चाबी उसके पास मौजूद थी। वो दोनों तरफ देखता हुआ चल रहा था कि अचानक एक बहुत बड़े बंगले के गेट पर उसे उस शख्स का चेहरा नजर आ गया जिसे वो भूल ही गया था। हालांकि उसे भूलना नहीं चाहिए था। उसका यहाँ इस बंगले में नजर आना पूरी दुनिया के लिए हैरत अंगेज हो सकता था, सवाए रिजवान के, इसलिए कि उसने ही उस शख्स को यहाँ तक पहुंचाया था। वो शख्स सुलेमान था। अदनान भी उसके साथ था। रिजवान ने सोचा कि पलट जाए, मगर उसी लम्हे सुलेमान की नजर उस पर पड़ गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हें लाने के लिए निकल रहे थे। रिजवान बेमुश्किल मुस्कुराया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मगर तुम यहाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रिजवान बहुत तेजी से सोचने की कोशिश कर रहा था। वो झूठ बोल सकता था, लेकिन उसे यहीं रहना था तो झूठ बाद में खुल जाता। झूठ बोलने की सूरत में उसे अपने बंगले में रहना भी नसीब ना होता। हाँ, सुलेमान इसरार करके उसे अपने साथ जरूर रखता, और ये बात उसके लिए बदतरीन तौहीन की थी। आफियत सच बोलने में ही थी, मगर सच भी मुकम्मल नहीं, झूठ से सजा हुआ। मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ बंगला दिया है, मैं उसकी तलाश में आया हूँ। सुलेमान ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। रिजवान उसे नजरें चुरा कर पतली सी सड़क के पार सुलेमान के ऐन सामने वाले बंगले को देखा। उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो उसका बंगला था।
उसने पलटकर सुलेमान का और फिर अपने बंगले का सरसरी जायजा लिया। उसे अपना बंगला मुंह चढ़ाता हुआ महसूस हुआ। उसी लम्हे रिजवान को शैतान से, सुलेमान से, अदनान से, बल्कि पूरी दुनिया से शदीद नफरत का एहसास हुआ। ये कैसा इनाम था जो बदतरीन सजा बन गया था। उसका 1 मंजिला बंगला सुलेमान के 2 मंजिला बंगले के मुकाबले में आधा था। खूबसूरती में भी सुलेमान का बंगला उससे डबल था। कैसी बेइंसाफी थी। उसे ख्वाहिश करके ये मिला था कि और सुलेमान को बगैर ख्वाहिश किए उससे बेहतर चीज मिली थी, सिर्फ इसलिए कि वो रिजवान का बदतरीन दुश्मन था। बहुत खूब, चलो पहले मेरा घर देख लो, सुलेमान ने उसे चौंका दिया, फिर तुम्हारा घर देखेंगे। रिजवान तुअन कराहन उसके साथ चला गया, मगर उसकी अजियत में इजाफा ही हुआ। सुलेमान का बंगला बहुत खूबसूरत था और उसे बहुत अच्छी तरह से आरास्ता किया गया था। रिजवान ने अच्छी तरह जान लिया कि अब उसे अपना बंगला झोपड़ी से भी बदतर लगेगा। उसका वजूद नफरत की आग में फूंक रहा था। बंगला मिलते ही मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकूंगा, सुलेमान ने रिजवान और अदनान से कहा। मैंने सोचा था कि हम तीनों मिलकर रहेंगे और उसे अपने बंगले के सामने तुम्हारा बंगला देखकर कितनी खुशी हो रही है। किस्मत हमें यकजा रखना चाहती है। किस्मत नहीं शैतान, रिजवान ने दिल में कहा। वो मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें मेरे सर पर सवार रखना चाहता है। सब ठीक है, मगर अदनान मेरे पास रहेगा, सुलेमान ने कहा। अरे नहीं यार, अदनान ने एहतजाज किया। इस मामले में बहस नहीं चलेगी, वरना मैं ये बंगला छोड़कर तुम्हारे फ्लैट में चला जाऊंगा। सुलेमान के लहजे में कतईयत थी। वैसे भी मैं कारोबार के मुतल्लक सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। खासी बहस के बाद अदनान ने हथियार डाल दिए। रिजवान के वजूद में अंगारे दहक रहे थे। ख्वाब की ताबीर मिलने पर ऐसी खुशी होती है। खुशी क्या इसे कहते हैं कि आदमी का वजूद आतिश फशां बन जाए। रिजवान ड्राइंग रूम में टहलते हुए दहशत बड़े अंदाज में सोचे जा रहा था। ये हकीकत है कि सुलेमान का बंगला देख लेने के बाद अपना बंगला उसे झोंपड़ी से भी बदतर महसूस होने लगा था। हालांकि बंगला बहुत खूबसूरत था, टेरेस बहुत खूबसूरत थी और वहां से समुंदर का बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता था। बंगले में फर्नीचर और हर चीज बहुत खूबसूरत और महंगी थी। जरूरत की हर चीज मौजूद थी, सिर्फ मुलाजमीन रखने थे। मगर रिजवान कुछ नहीं था, बल्कि वो तो हसद की अजियतनाक आग में जल रहा था। उसी लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि उसके पास नाखुश होने की एक माकूल वजह भी नहीं है। उसने जो कुछ मांगा था उसे वही मिला था। अब किसी को बगैर मांगे उससे बेहतर मिल जाए तो इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है। वो ये बात सोच ही नहीं सकता था। शायद उसने रिजवान का बंगला देखने से पहले अपना बंगला देख लिया होता तो उसका ये हाल ना होता, मगर शैतानी काम तो ऐसे ही होते हैं। रिजवान के लिए सुलेमान की नफरत और दुश्मनी बहुत बड़ा मसला बन गई। उसके जी बस उसी एक मकाम पर रुक गई कि उसे अपने 10 करोड़ रुपए और साहल पर 1000 गज के बंगले की खुशी नहीं थी। हाँ, सुलेमान को मिलने वाले 20 करोड़ और 2000 गज के बंगले का अफसोस जरूर था कि वह सब कुछ सुलेमान को अपनी किसी खूबी या अकल की बिना पर नहीं, उसकी बेवकूफी और जल्दबाजी की बिना पर मिला था। अब वो सुलेमान को बता देना चाहता था कि उसे तबाह करना चाहता है। मगर कैसी सितम ज़रीफी है कि सुलेमान को सजा देने के लिए खुद को सजा देना और सुलेमान को तबाह करने के लिए खुद को तबाह करना जरूरी था। कोई ऐसी तरकीब हो सकती है, होनी भी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, रिजवान ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि जलने करने से कुछ फायदा नहीं होगा। उसको सजा देने के लिए जहानत से काम लेना होगा, और आदमी जल कर रहा हो तो जहानत से काम कहाँ होता है। खुद को संभालना बहुत जरूरी है। चुनाचा रिजवान ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने ठंडे दिल से सोचना शुरू किया कि उसके पास अभी एक ख्वाहिश बाकी थी। उसे याद आया कि शैतान ने उसे और सोचने और ख्वाहिश करने के लिए 1 माह की मोहलत दी थी। अभी उसके पास 27 दिन की मोहलत बाकी है। अक्ल से काम लिया जाए तो इतने दिन में सुलेमान को सजा देने और सजा करने का कोई तरीका जरूर सोचा जा सकता है। उसने खुद को पुरस्कूर रखने की कोशिश की। ध्यान बटाने के लिए एक अहम जरूरी काम भी निपटा दिया। उसने अखबार में घर के लिए मुलाजमीन की जरूरत है के लिए इश्तिहार दिया। उसे माली, चौकीदार, बावर्ची और घर के लिए एक मुंतजिम की जरूरत थी। 2 दिन में ये मामलात निमट गए और घर एक सिस्टम के तहत चलने लगा। इन मामलात में उलझने का ये फायदा हुआ कि उसका गुस्सा, नफरत और हसद की आग कदरे सर्द पड़ गई।
मगर अब ये हाल था कि वह सुलेमान के बंगले पर नजर डालता तो उसके वजूद में आग सी भड़क उठती। अब वो यकसुई से सुलेमान को सजा देने के बारे में सोच सकता था। उसने ये सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बहुत आसान काम है। मसलन वो ख्वाहिश करे कि उसका बायां हाथ टूट जाए, उसके नतीजे में सुलेमान के दोनों हाथ टूट जाएंगे। अगर वो इस तरह वो टांग टूटने, आंख फूटने, गुर्दा खत्म होने या फेफड़े में पानी भरने की ख्वाहिश कर सकता था, मगर जरा गौर करने पर उसे एहसास हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो तकलीफ उठाना पड़ती। सवाल ये था कि वह बिला वजह तकलीफ क्यों उठाए। उसके सारे केस ऐसे भी थे। एक शख्स ने छोटी बीमारी में बहुत ज्यादा अजियत उठाई और वह मर गया, जबकि दूसरे शख्स ने बहुत ज्यादा बीमारी में बहुत कम तकलीफ उठाई और वह सेहतयाब हो गया। यानी इन मामलात में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी, वरना वह सुलेमान की खातर तकलीफ उठाने को भी तैयार था। फिर उसने सोचा कि जहानत का फायदा ही क्या, जो तरकीबें वो सोच रहा है वो तो कोई भी सोच सकता है। कोई ऐसी चीज जो उसके लिए फायदा मंद हो और सुलेमान के लिए नुकसान दे, ये नामुमकिन तो नहीं, उसे सोचते रहना चाहिए। अब जबकि वो एक फैशनेबल इलाके में रह रहा था और उसके पास दौलत की भी बहुताब थी, जिस्मानी तकादों का सर उठाना फितरी बात थी। शकीला उसे चस्का डाल गई थी और उसे अपनी रातों की बेकैफी का एहसास ज्यादा ही सताने लगा। उस इलाके में घरों में आए दिन पार्टियां होती रहती थीं। पड़ोसियों ने उसे भी मदऊ किया, मगर उसने इनकार कर दिया। दर हकीकत वो पहले से यहाँ रहने वाले दौलतमंदों के मुकाबले में एहसास कमतरी में मुब्तला था। वो उनके साथ घुल मिल नहीं सकता था। इस रात वो बेकैफी के आलम में जाग रहा था। उलझन ये भी थी कि मजीद 3 दिन गुजर गए थे और वह सुलेमान को सजा देने की कोई तरकीब नहीं सोच सका था। अगरचे अभी उसके पास 24 दिन की मोहलत थी, मगर वह दबाव महसूस कर रहा था। यह ख्याल हर वक्त उसके जहन पर मुसल्लत रहता और उसे इस सिलसिले में कुछ सोचना, कुछ करना है। अचानक फोन की घंटी बजी। उसे हैरत हुई। बंगले में फोन पहले से ही मौजूद था, मगर घंटी कभी नहीं बजी थी। जाहिर है उसे कोई फोन करने वाला जो नहीं है। उसने घंटी को नजरअंदाज कर दिया। उसका ख्याल था कि रॉन्ग नंबर ही होगा, मगर घंटी चीखती रही। आखिर तंग आकर उसने रसूल उठा लिया। हेलो, उसने माउथ पीस में कहा। कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से एक बेहद मुतरन्नम नस्वानी आवाज ने कहा। मैं ठीक हूँ, आपको किससे बात करनी है? आप ही से बात करनी है। आप रिजवान साहब बोल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, मगर आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानती हूँ। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ऐसी खुश्क और रस्मी गुफ्तगू ना करें, मैंने बहुत मोहब्बत और खलूस से आपका फोन किया है। दूसरी तरफ से हल्के से कहके के बाद कहा गया। सॉरी, रिजवान ने कहा, मैं दरअसल समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका फोन मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था और आपकी खिदमत की बात ना करें। खिदमतगार तो हम हैं, आप जैसे करम नवाजों के। इस बार सब कुछ रिजवान की समझ से बाहर हो गया। मैं समझा नहीं। हमारा एक इदारा है, थके हुए जिस्मों को आसूदगी फराहम करना और उनकी थकन दूर करना हमारा निस्बुल ऐन है। पहली बार रिजवान को उस काल में दिलचस्पी महसूस हुई। वो कैसे? हमारे पास इस काम के लिए तरबियत याफ्ता स्टाफ है। वो लोग जिस्म और उस पर निजाम अथॉरिटी हैं। वो जानते हैं कि जिस्म के किस हिस्से पर किस अंदाज में कितनी मालिश की जाए तो कहां से दर्द और थकन खींची जा सकती है। मैं अब भी नहीं समझा आप किस्म किस्म का इदारा चला रही हैं। रिजवान ने कहा, यहाँ सनरीलाज के नाम से मेरा ब्यूटी पार्लर है। वो 1000 गज के बंगले पर और इस इलाके में हमारी मसरूफ कारोबारी लोग भी रहते हैं, जिनके पास दिन में सर खुजाने के लिए फुर्सत नहीं होती। उन्हें हम रात में होम सर्विस फराहम करते हैं। नए आए हैं। मैंने कहा आपसे पूछ लूं, मुमकिन है कि आपको हमारी खिदमात की जरूरत हो? जी हाँ, जरूरत तो है, रिजवान ने सर खुजाते हुए कहा। हमारे स्टाफ में हर रंग, नस्ल और कौमियत के लोग हैं। आपकी कोई चॉइस हो तो बता दें। अब रिजवान पूरी तरह समझ गया कि ये नए दौर का कहबा खाना है। उसने कहा, फिलहाल तो आप किसी हम वतन को ही भेज दें। मैं आपका हुस्न ज़ौक़ देखना चाहता हूँ। आज तक किसी ने इस सिलसिले में शिकायत नहीं की। और फिर वो हंसी। ठीक है, खिदमतगार 1 घंटे तक पहुँच जाएगा। मैं मुंतज़िर हूँ, मगर आपने नाम तो बताया ही नहीं अपना। मुझे मैडम ज़ूबी कहते हैं। अच्छा बाय। राब्ता मुंतके हो गया।
एक मसला बैठे बिठाए हल हो गया। रिजवान सोच रहा था कि वाकई दौलत में बड़ी कुव्वत है। उसने चौकीदार को इंटरकॉम पर बताया कोई खातून आने वाली है, उन्हें अंदर भेज दे। 1 घंटे बाद उसकी आंखें चकाचूंध हो गई। आने वाली ऐसी ही खूबसूरत थी। मैडम जोबी ने सुलेमान को फोन किया था, मगर वहां से जवाब हौसला अफजा ना था। जिस्मानी थकन, सुलेमान ने हैरत से कहा था। कैसी जिस्मानी थकन? मैं दिन भर पड़ा ईंटता रहता हूँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता हूँ। थकन का क्या सवाल? मैं उसे दूर करने के लिए किसी की खिदमत हासिल करूं। ओह, तब तो आप इज़्मलाल का शिकार होंगे, मैडम ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हमारे पास ऐसी तरबियत याफ्ता फनकाराएं मौजूद हैं जो चंद साइतों में आपके इज़्मलाल को दूर करके आपको ताज़ा दम कर देंगी। मैडम ने फनकाराओं का हवाला देते हुए अपनी फितरी मोहताज पसंदी को बलाए ताक रख दिया, वरना वो इस तरह की गुफ्तगू में लड़कियों की पेशकश का सिर्फ तासर ही मुंतकिल करती थी, बराह रास्त कभी ऐसी बात नहीं करती थी। उसका सबब ये नहीं था कि उसे गिरफ्त का डर हो, पुलिस की तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं थी। आला तरीन सिता के अफसर और हकाम के उसके हल्का बगोश थे, मगर फिर भी वो मोहतात रहती थी। ये उसकी आदत बल्कि फितरत थी। मेरा अज़्मलाल जिस्मानी नहीं, रूहानी है मैडम, सुलेमान ने माउथपीस में आह भरकर कहा। आपके पास किसी सूफी, किसी रूहानी आलज का पता हो तो मुझे दे दें, वो भी आपको दे दूंगी। लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि आपका मसला सिर्फ रूहानी नहीं, जिस्मानी भी है। इसकी आप फिक्र ना करें मैडम, मैं दर हकीकत जमाना कदीम का वैसी इंसान हूँ। कसाई की दुकान से खरीदा हुआ गोश्त और होटल का पका हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद शिकार करके खाने में लुत्फ आता है। मैं पैसे से आसाइशात खरीदने का कायल नहीं हूँ। आप मुझे मायूस कर रहे हैं। मैडम मायूस होने वाली नहीं थी। आप एक मुझे मौका तो दीजिए। मेरे पास हर रंग और हर नस्ल की मुंतखिब और हसीन तरीन दोशाएं मौजूद हैं। वो और गैर मोहतात हो गई। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा, सुलेमान ने खुश्क लहजे में कहा। आप ऐसा करें कि मुझे अपना फोन नंबर दे दें, जरूरत पड़ी तो मैं खुद कॉल कर लूंगा। मैडम ने फोन नंबर और अपने मिलने के औकात नोट कराए, फिर बोली, 1 मिनट, क्या मैं आपके शौके शिकारियात में भी आपकी मदद कर सकती हूँ? एक बहुत खूबसूरत घर का पता बताएं, आपको पता देती हूँ कि आप अपने शिकार का शौक पूरा कर लें। शुक्रिया, इसकी भी जरूरत नहीं, सुलेमान ने कहा। आप हरनी की बात कर रही हैं, मैं तो शेरनी का शिकार भी हांके की मदद से नहीं करता। और हाँ, मैं शिकार करके भेड़ियों के सामने डालने का भी कायल नहीं हूँ। ओके बाय। मैडम के जहन में कई मर्दाना किस्म की गालियां गुडमुड होकर रह गईं। उसने बड़े तहम्मुल से कहा। सुलेमान ने राब्ता मुंतके होने से पहले ही रसूल रख दिया। फिर वो अदनान की तरफ मुड़ा, जो उसकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। कौन था? उसने पूछा। दौरे जदीद की एक नायिका थी। तुम्हें तो यार पैसे ने भी नहीं बदला, वही के वही हो। लफंगे कहना चाहते हो ना? सुलेमान ने उसकी बात मुकम्मल कर दी। दौलत मुझे 2 वजह से नहीं बदल सकी। एक तो इसलिए कि मुझे बिन मांगे मिल गई, मुझे ऐसी कोई आरज़ू नहीं थी। दूसरे, दौलत आदमी को बिगाड़ती है ना, तो मैं तो पहले ही बिगड़ा हुआ हूँ। तुम्हारा फलसफा मेरी समझ में फौरी तौर पर नहीं आता। काफी देर बाद मैं बात भी समझ में नहीं आई, अदनान ने कहा। शुक्र करो समझ में आ जाती है। दरअसल कुदरत ने मुझे वक्त से पहले दुनिया में भेज दिया। खैर छोड़ो इन बातों को। हम ये सोच रहे थे कि क्या कारोबार किया जाए। फिल वक्त तो सामने यही मसला है, और ये कोई मसला नहीं, कुछ भी कर लो। बात तो ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर रुकावट यह है कि मैं जानता हूँ ये दौलत मुझे कैसे मिली। तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे बता दो, अदनान ने कहा। यह पहला मौका था कि उसने सुलेमान के दौलतमंद होने के सिलसिले में तजस्सुस का इज़हार किया था। ये दौलत मुझे शैतान से मिली है। अदनान ने गौर से अपने दोस्त को देखा। वो बेहद संजीदा नजर आ रहा था। वो भी संजीदा हो गया। तो ये तुम पर शैतान की अनायत हुई है? जी नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो पहले ही शैतान का चेला हूँ। उसकी ये अनायत रिजवान पर हुई है। मुझे तो ये सब रिजवान की तफैल मिला है। मैं समझा नहीं, अदनान ने हैरत से कहा। सुलेमान ने उसे तफसील से बताया। अदनान की हैरत 2 चंद हो गई। लेकिन ना तुम रिजवान के दुश्मन हो और ना ही रिजवान तुम्हारा दुश्मन है। मैं जानता हूँ मैं रिजवान का दुश्मन नहीं, मगर क्या तुम रिजवान के बारे में ये बात वसूख से कह सकते हो? अदनान सोच में पड़ गया। जरा देर बाद उसने कहा, वाकई रिजवान का रवैया बहुत अजीब सा हो गया है।
इतना करीब रहते हुए भी वो हमसे कभी मिलने नहीं आया। वजह समझ में नहीं आती। वजह है शैतान, सुलेमान ने कहा। उसे तफरका डालना बहुत पसंद है। उसने रिजवान को बावर कराया है कि मैं उसका बदतरीन दुश्मन हूँ। यूं वो सचमुच मेरा दुश्मन हो गया। ज़ाहिर है शैतान ने उसे कहा कि जो कुछ वो मांगेगा दुगना होकर उसके बदतरीन दुश्मन को मिलेगा, और रिजवान ने देख लिया कि उससे दुगना मुझे मिल रहा है, चुनाचा मैं उसका दुश्मन ही हुआ। तो शैतान रिजवान पर पूरी तरह हावी हो चुका है और हम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते, अदनान ने पुरख्याल लहजे में कहा। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, मगर मैं भी शैतान का चेला हूँ, कोई तरकीब जरूर सोचूंगा। मैं आज भी रिजवान का दोस्त हूँ। खैर छोड़ो इस बात को, बात कारोबार की हो रही है। तुम्हारे जहन में क्या है? अदनान ने पूछा। मैं शैतान की दी हुई उस दौलत से शैतान ही को जिक पहुंचाना चाहता हूँ, जबकि तुम खुद को शैतान का चेला कहते हो। शर्मिंदगी से कहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि वो मेरा ही नहीं पूरी नस्ल आदम का अजली दुश्मन है, और दुश्मन को शिकस्त देना इंसान का मकसद होना चाहिए। मगर किस तरह, यही तो सोचना है। कुछ ना कुछ सूझेगा मुझे। फिलहाल तो चलने की तैयारी करो। कहाँ? याद नहीं जब्बार साहब के यहाँ पार्टी है? हाँ याद आ गया। एक तो यार मैं तुम्हारी पार्टियों से तंग आ चुका हूँ, अदनान ने बेजार होकर कहा। ये बहुत जरूरी है, ये सोशल लाइफ है। फिर तुम जानते हो कि इस तरह मेरा कारोबार भी चमकता है। अदनान हंसता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। कभी कभी उसे हैरत होती कि सुलेमान ने कितनी आसानी से खुद को उस नए माहौल में ढाल लिया है, और ये भी हकीकत थी कि उन तकरीबात में उसका कारोबार खूब चमक रहा था। शर्तों का कारोबार, वो किसी से भी किसी बड़ी रकम की शर्त लगा बैठता, और शर्त वो कभी हारता नहीं था। और जिस हल्के में था वहां 10-20 हजार किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि शर्तों के हवाले से सुलेमान की शोहरत हो गई थी। वो अपनी जिंदा दली की वजह से मकबूल भी था, खास तौर पर खिवातीन में, और अदनान को उसने अपने भाई की हैसियत से मुतारफ कराया था। 2 हफ्ते और गुजर गए, सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए, मगर रिजवान अभी तक सुलेमान को सजा देने की कोई तरकीब नहीं सोच सका था। लेकिन बहरहाल वो अपने पहले के मुकाबले में पुरसकून था। वजह यह थी कि उसकी रातें आबाद हो गई थी, और ये मैडम ज़ूबी का कमाल था। वो एतराफ किए बगैर नहीं रह सकता था कि मैडम ज़ूबी के अजायब खाने में हर रंग और हर नस्ल के नवारदात मौजूद थे। दर हकीकत वो इतने बड़े पैमाने पर कारोबार कर रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। रिजवान को कोई काम नहीं था, बल्कि इस सिलसिले में उसने सोचा तक नहीं। दौलत की कमी नहीं थी, 10 करोड़ पर उसे इंटरेस्ट ही इतना मिल जाता था कि उसी में वो ऐश से रह सकता था। असल रकम को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। रात इसी रंगरलियों में गुजरती और दिन सुलेमान की नफरत में फूंकते गुजरता। वो सोचता रहता कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश करे कि उसके लिए इनाम हो और सुलेमान के लिए सजा। ये उसकी जहानत के लिए चैलेंज बन गया, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो मायूस होता जा रहा था। ऐसे लगता था कि उसे अपनी तीसरी ख्वाहिश से दस्तबरदार होना पड़ेगा, इसलिए कि अब वो कम से कम सुलेमान को खुद से बढ़कर फायदा नहीं पहुंचाना चाहता था। इस वक्त भी वो ऐसी ही कोई ख्वाहिश सोचने की कोशिश के बाद थक हार कर बैठा था। हर बार वो नाकाम रहता और उसके नतीजे में बुरी तरह झंझलाता। मैडम ज़ूबी और उसके हसीन और मेहरबान कारकुन ना होते तो शायद फ्रस्ट्रेशन उसे मार ही डालता, मगर इससे पहले कि वो रात की रंगीनों के तस्वर में पनाह ले लेता था। इस वक्त भी यही हुआ। फोन की घंटी बजी। उसे यकीन था कि ये मैडम ज़ूबी होगी और इसके सिवा कोई था ही नहीं फोन करने वाला, मगर दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनकर उसे झटका लगा। झटका ऐसा था कि वह खुद को संभाल नहीं सका। कौन हो तुम? उसने बद अखलाक और उखड़पन से कहा। मुझे भूल गए, सुलेमान के लहजे में दुख था। रिजवान को खुद भी हैरत हुई कि इतने बरसों के साथ इतनी कुर्बत और फिर भी कोई दोस्त की आवाज ना पहचाने। एक लम्हे को उसे शर्मिंदगी सी हुई। फिर अंदर से किसी ने उसे याद दिलाया कि सुलेमान उसका दुश्मन साबित हो चुका है। कैसे फोन किया? उसने खुश्क लहजे में पूछा। ये याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा दोस्त और हर अच्छे बुरे वक्त का साथी हूँ और तुम्हारे घर के सामने ही रहता हूँ। ये भी इबरत का मुकाम है कि इतने नजदीक होते हुए भी मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। देखो सुलेमान, अब हमें यह तकल्लुफ तर्क कर देना चाहिए। तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो, रिजवान ने सर्द लहजे में कहा। मैं तो अभी तुम्हारा दोस्त हूँ, सुलेमान के लहजे में अफसुर्दगी थी, लेकिन हमारा अजली दुश्मन शैतान ने तुम्हें यह बावर करा दिया है कि मैं तुम्हारा बदतरीन दुश्मन हूँ और यूं तुम मेरे दुश्मन बन गए हो। समझ जाओ मेरे दोस्त, याद रखो शैतान का सबसे पसंदीदा काम दोस्तों के दरमियान तफरका डालना है। एक अहम
एक तो हम में से ये बड़ी खराबी है कि हम अपनी खराबियों पर पर्दा डालने के लिए हर बोझ शैतान पर रख देते हैं। खैर ये बताओ फोन क्यों किया? यार मैं तुम्हारे बगैर खुद को बड़ा नामुकम्मल महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारे बगैर खुशो खरम, मुतमिन और बेहद मुकम्मल हूँ। ठीक कह रहे हो, और उसकी एक वजह भी है, तुम मेरे लिए नेकी और रोशनी की अलामत थे, इसलिए मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मैं तो बुरा आदमी था, बुराइयों, लेकिन तुम्हें क्या हो गया मेरे दोस्त? अब ये ड्रामा ना करो, मैं धोखा नहीं खाऊंगा, रिजवान ने कहा और रसूल रख दिया। इस बार वो गुस्से से खोलता रहा। सुलेमान ने फोन करके उसके जख्म हरे कर दिए थे। फिर खवाहिश के बारे में सोच रहा था ताकि सुलेमान को सजा दे सके, मगर उसे तो वैसे ही इस सिलसिले में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गुस्से में तो उसकी अकल वैसे ही कबत हो जाती है। बड़ी देर के बाद फिर फोन की घंटी ने ही उसे इस अजाब से निजात दिलाई। उसने चौंक कर इंस्ट्रूमेंट को बदमजगी से देखा। वो रसूल उठाते हुए हचकचाता रहा, कहीं फिर सुलेमान की ठोस आवाज ना सुननी पड़े। फोन की घंटी चीखती रही। रिजवान ने दीवार घड़ी में वक्त देखा, रात के 11 बजे थे। ये मैडम जूबी के फोन का वक्त था। उसने रसूल उठा लिया। रिजवान स्पीकिंग। क्या बात है, मसरूफ थे आप? दूसरी तरफ से मैडम जूबी ने पूछा। हाँ ऐसी ही बात है, क्या इरादा है? मैं तो मुंतजिर हूँ। हर रोज की तरह मैडम जूबी अचानक वेट्रेस बन गई। तो सर आज मेनू सुन ले, चंबेली है, गुलाब है, मोतिया है और नरगस है। तुम कभी सूरजमुखी का नाम नहीं लेती, रिजवान ने कहा। इंसानी सूरजमुखी से तो सब डरते हैं सर। ओ ठीक कह रही हो। और फलों में क्या है? रिजवान ने पूछा। ये उनके कोड वर्ड से मकामी लड़कियां फूल थीं और फल गैर मुल्की लड़कियां थीं। फूलों में स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, रसबरी है और अलूचा है। आम नहीं है, आम का मौसम नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा है। रिजवान सोच में पड़ गया। अचानक उसे एक अछूता सा ख्याल सूझा। मैडम तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया, आपका हुस्न समायत है। मैडम ने कनकती हुई हंसी के दरमियान कहा। तुम्हारी स्टाफ में अब तक मैंने किसी को इतनी प्यारी आवाज नहीं सुनी। तुम यकीनन बहुत हसीन भी होगी। जरूरी नहीं सर, मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं जितना ऑडियो, मगर मुझे यकीन है कि देखने में तुम सुनने से ज्यादा हसीन होगी। हसीन तो मैं हूँ, मगर आपको सूट नहीं करूंगी। मैडम संजीदा हो गए। फिर भी आज तुम ही आ जाओ। माजरत खवा हूँ सर, आज तो मुमकिन नहीं। हाँ अगर आप हुक्म करेंगे तो अगले हफ्ते आज ही के दिन हाजिर हो जाऊंगी। दरअसल मसरूफियात ही ऐसी हैं। रिजवान को मायूसी हुई। दर हकीकत आवाज के हवाले से वो कई दिन से मैडम जूबी का तस्वर कर रहा था, और तस्वर ने आज से शौक इतनी भड़का दी थी। खैर एक हफ्ते बाद ही सही, चलो आज स्ट्रॉबेरी भेज दो, उसने कहा। सुलेमान उदास भी था और खौफजदा भी, और दोनों का तल्लुक रिजवान से था। उदास इसलिए था कि दोस्त हमेशा के लिए खो गया। उसे लगता था कि अब कभी वो दोस्त की हैसियत से नहीं मिल सकेंगे। खौफजदा रिजवान की दुश्मनी से नहीं था, उससे तो वो निमट सकता था, लेकिन वो जानता था कि अभी रिजवान ने सिर्फ 2 ख्वाहिशें की हैं, तीसरी अभी बाकी है। और रिजवान यकीनन इस बात पर कड़ रहा होगा कि हर बार दुगना फायदा सुलेमान को पहुंचा है। अब तीसरी ख्वाहिश के जरिए उसे सजा देने के चक्कर में होगा, और ये बड़ी खतरनाक बात थी। वो एक आंख गवा कर उसे दोनों आंखों से महरूम कर सकता था। यही नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता था। उस बहुत कुछ का तस्वर भी मजबूत से मजबूत आसाब वाले को खौफजदा करने के लिए बहुत काफी था। ये तसल्ली जरूर मौजूद थी कि उसे अजियत देने के लिए रिजवान को खुद भी अजियत उठाना होगी, मगर रिजवान जानता था कि दुश्मनी कैसा ताकतवर जज्बा है। अगर ये एहसास हो कि हम जो तकलीफ उठाएंगे दुश्मन को उससे दुगनी तकलीफ उठाना होगी, तो आदमी मरने के सिवा कुछ भी कर सकता है। फिर सुलेमान इस खौफ को ज़हन से झटक दिया। जो होना था वो उसे रोक नहीं सकता। उसने सोचा कि जब सर पर पड़ेगी तो देखा जाएगा। यूं सोच कर खुद को हलकान करने से क्या फायदा? इतने फायदे पहुंचे हैं तो नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसने फिर कारोबार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा कारोबार जो शैतान के लिए अजियत का बायस हो, और शैतान को अजियत सिर्फ नेकी ही से पहुंचा सकती है। कोई ऐसा कारोबार जो दरअसल नेकी हो। वो सोचता रहा। कई दिन गुजर गए। फिर उसके ज़हन में अचानक एक ख्याल आया, मोहूम सा ख्याल। उसके खदोखाल वादा करने में मसरूफ हो गया। बिल आखिर बात उसकी समझ में आ गई। मैंने कारोबार सोच लिया है, तुम्हें इस सिलसिले में मेरी मदद करना होगी, उसने अदनान से कहा। मैं तैयार हूँ। मुफ्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते तंग आ चुका हूँ, अदनान बोला।
इस अंदाज में बात करके मेरा दिल दुखाते हो। तुम कारोबार के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं शहर में एक ऐसा फलाही इदारा कायम करना चाहता हूँ जिसके तहत 24 घंटे खाने का सिलसिला चलता रहे। कोई भी शख्स दिन या रात किसी भी हिस्से में वहां पहुंचे तो उसे पेट भरकर खाना मिले। अदनान का मुंह खुले का खुला रह गया। ये क्या कारोबार हुआ? भूखे का पेट भरना अल्लाह को बहुत पसंद है, सुलेमान ने कहा। उसका अजर भी सबसे ज्यादा है, उसमें धोखा भी नहीं होता। जो खाने के लिए आएगा 100% भूखा होगा, खवा उसकी जेब खाली हो या भरी हुई, पेट बहरहाल खाली होगा। मगर हराम की दौलत से नेकी करोगे तो अजर नहीं मिलेगा। अजर में तो मैं सोच भी नहीं सकता। गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ आदमी हूँ। मैं तो बस शैतान को अजियत देना चाहता हूँ उसकी दी हुई दौलत से। अदनान ने इस बार संजीदगी से उसकी बात पर गौर किया और फिर बोला, बात तो ठीक है, लेकिन तुमने गौर नहीं किया। ये काम बहुत बड़ा है। तुम्हें इसमें जो दुश्वारियां नजर आती हैं वो बताओ। ये काम ऐसा है कि उसके लिए कारून का खजाना भी नाकाफी होगा। अदनान ने कहा, अब हम किसी शख्स को खाना खाने से रोक नहीं सकते। मुफ्त का खाना मिलेगा तो कौन छोड़ेगा? हिसाब किताब लगाकर देखो, वैसे तुम्हारे जहन में है क्या? मेरे पास 20 करोड़ की रकम है। मैं 19 करोड़ देकर एक ट्रस्ट बना दूंगा। जब सिलसिला चलेगा तो मुझे यकीन है कि मखीर लोग भी मदद करेंगे और कोई सबील निकल आएगी। हम शुरू तो करें। मुझसे तुम क्या काम लेना चाहते हो? तुम ट्रस्ट के खजांची होगे और तमाम इंतजाम मेरे साथ संभालोगे। बहुत भारी जिम्मेदारी है, मगर तुम्हारी खातिर मुझे कबूल है। बस तो हिसाब लगाओ। एक दिन के अखराजात की औसत निकालो। कितने मुलाजमीन रखना होंगे, पूरी तफसील मुझे बताओ, फिर मैं बैंक में जाकर बात करूंगा। ओके बात। सुलेमान के सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया। वो हल्का फुल्का हो गया। वो अपना खौफ और दुख भी भूल गया। मगर उस रात उसे फरजाना बड़ी शिद्दत से याद आई। ये बात नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ। सच ये है कि वो फरजाना को कभी भूल ही नहीं सका था, मगर वो खुद से लड़ता रहा था। उस रात से उसे रहा नहीं गया। उसने फरदाना के घर का नंबर मिला लिया। तीसरी घंटे के बाद फोन उठा लिया गया। हेलो, फरदाना की आवाज उभरी। हेलो फरदाना, सुलेमान ने बेमुश्किल कहा। फोन कर लिया था तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। पहचाना मुझे? भूल सकती हूँ भला? फरदाना के लहजे में मुसर्रत थी। मुझे यकीन था कि एक दिन आप मेरी बात जरूर मानेंगे, आप मुझे फोन जरूर करेंगे। सुलेमान गड़बड़ा गया। ये बात नहीं, उसने जल्दी से कहा। बस ये है कि मैं भी कभी तुम्हें भूल नहीं सका, लेकिन मेरे फोन करने का ये मतलब नहीं कि ओहो, फरदाना की आवाज बुढ़ सी गई। फिर शायद आप ये जानना चाहते होंगे कि मुमकिन है मेरे नजरियात तब्दील हो गए हों। ये बात भी नहीं, सुलेमान ने मादरत खवाना लहजे में कहा। बस आज तुम ज्यादा याद आ रही थी। फिर उसने मौजू बदला। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जानती हो कहाँ से बात कर रहा हूँ? घर से कर रहे होगे। घर पर फोन लग गया क्या? ये तो ठीक है, मगर मैं फोन घर से कर रहा हूँ, मगर वो घर नहीं। अब मैं साहिल समुद्र पर रहता हूँ। सुलेमान ने उसे तफसील से बताया। आवाज से लगता था कि वो और बुझ गई। मुबारक हो, अब तो मेरा और आपका जोड़ नहीं रहा, पहले भी नहीं था। सुलेमान का लहजा अफसुर्दगी उम्मीद हो गया। फर्क मेरी दौलत से नहीं पड़ा। मैं पहले ही समझता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, और जितना भी मैंने गौर किया तुम मुझे उतनी ही अच्छी लगी हो। आप अपने अंदर अच्छे इंसान से आप वाकिफ नहीं। हैरत है, मैंने पहचान लिया था पहले ही नजर में। ये तुम्हारी मासूमियत और खुशगुमानी है। तुम नहीं जानती, अंदाजा भी नहीं कर सकती कि मैं कितना बुरा हूँ। किसी को इतनी शिद्दत से बुराई का एहसास हो तो ये उसकी अच्छाई की दलील है। मैं तुम्हें लाकर अपना घर दिखाना चाहता हूँ। सुलेमान ने फिर मौजू बदला। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फरजाना ने अफसुर्दगी से कहा। मैं आपके मुंतज़िर रहूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। सुलेमान कुछ कहना चाहता था, मगर राब्ता मुंतके हो चुका था। वो उदास हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे फरजाना से मोहब्बत हो गई है। रिजवान को अब तीसरी ख्वाहिश की फिक्र तो अब भी थी, लेकिन जहनी तौर पर उसने तस्लीम कर लिया कि उसे जाया ही करना पड़ेगा। ऐसी ख्वाहिश नहीं सूझी थी जो सुलेमान के लिए दुगनी होकर सजा साबित हो। इस हफ्ते का एक एक दिन उसे गिन कर गुजारा था। वो मैडम जुबी को देखने और उसकी कुर्बत से खत उठाने को तड़प रहा था। आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया, और शैतान की दी हुई मोहलत के भी सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मगर अब उसे इस मोहलत का कोई परवाह नहीं थी। उस रोज वक्त गुजारना उसके लिए दुश्वार हो गया। हर पल उसे इंतजार था कि किसी तरह रात हो और मैडम जुबी आ जाए। मैडम ने उस रोज फोन पर जिस अंदाज में अपने खूबसूरत ना होने के अमकान की बात की थी, वो इस बात की दलील था कि वो बहुत हसीन होगी। जैसे तैसे दिन गुजरा और रात हो गई।
रिजवान ने ठीक तौर पर खाना भी नहीं खाया। वो 11 बजने का इंतजार करता रहा क्योंकि मैडम का फोन उसी वक्त आता था। 11 बजे फोन की घंटी बजी। पहली ही घंटी पर रिजवान ने बेताबी से रसूल उठा लिया। रिजवान स्पीकिंग। क्या आप अब भी अपनी जिद पर कायम हैं? मैडम ज़ुबी ने पूछा। मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। सोच लें, हो सकता है आपको मायूसी हो। तुम आ जाओ। ठीक है, आप जाने में आ रही हूँ। उस रोज रिजवान खिलाफे मामूल गेट पर खुद चला गया। वो मैडम ज़ुबी का इस्तकबाल करना चाहता था, लेकिन मैडम उसे कुछ ज्यादा ही इंतजार कराना चाहती थी। वो 12:05 पर आई और जब वो आई तो रिजवान उसे देखते का देखता रह गया। मैडम ज़ुबी बिलाशुबा बहुत हसीन औरत थी। उसका चेहरा मेकअप से पाक था। सुर्ख सफेद रंगत, बेदाग नाजुक जिल्द और तुर्शी हुए नकूश। उसको देखकर रिजवान को उसकी एक बात याद आ गई। उसने फोन पर कहा था कि मुमकिन है मैं आपको सूट ना करूं, और ये बात 100% दुरुस्त थी। मैडम ज़ुबी का कद 6 फुट से कम नहीं था। रिजवान का अपना कद 6.25 फुट था, मगर मैडम के सामने वो खुद को बोना महसूस कर रहा था। और बात सिर्फ कद की नहीं, उसी हिसाब से मैडम की काठी भी थी। वो भारी भरकम थी। उसके जिस्म पर कहीं फाजिल वजन जरा भी नहीं था। उसे जूते के साथ उसका जिस्मानी तनासब क़यामत खेज और हशनगेज था। मेरा ख्याल है कि आपको मुझसे मायूसी हुई है, मैडम ने नरम लहजे में कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं मतबादल बंदोबस्त करके आया हूँ। तुम गलत समझी हो मैडम, रिजवान ने जल्दी से कहा। तुम इतनी हसीन हो कि लफ्ज़ तुम्हारी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें देखकर मबहूत हो गया था। हुस्न और शख्सियत का ऐसा इम्तिजाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी आमद पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आओ। वो मैडम को अंदर ले गया। अगले रोज दोपहर के बाद रिजवान सोकर उठा। उसका जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। उसे मैडम ज़ुबी के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आ गए। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसने झीम कर इधर उधर देखा, लेकिन वो बेडरूम में अकेला था। उसे पूरे दिन में वो मैडम के बारे में सोचता रहा। इसमें कोई शक नहीं था कि मैडम नाकाबिल तसव्वुर हद तक खूबसूरत और खुश बदन थी और बहुत मुनकसर अल मजाज और तावन करने वाली थी। इसके बावजूद रिजवान को उससे मुतवक्का तमानियत हासिल नहीं हो सकी। वो उसकी मौजूदगी, उसकी कुर्बत में एक लम्हे को भी इजी नहीं रहा था। बल्कि सच तो ये है कि उसकी मौजूदगी में उसे अपने कमतर होने का एहसास सताता रहा था। और अब दिन के उजाले में वो गौर कर रहा था कि रात को भी उसे एहसास होता रहा था कि उसे कोई बहुत काम की बात मालूम हुई है, लेकिन उसका ज़हन इस बात को गिरफ्त में नहीं ले पा रहा था। अब भी उसे ऐसे लगता था कि कोई बात ज़हन में आते आते उजल हो जाती है। वो सोचता रहा। उसकी कोई हिस्स बताती थी कि वो बात बहुत खास अहमियत रखती है। थक हार कर उसने रात के तजर्बे से अखज़ करदा नताइज को तरतीब से ज़हन में जमाना शुरू किया। हुस्न कैसा ही दिलनशी क्यों ना हो, हर लम्हे के लिए तमानियत बख्श होता है, बख्श नहीं होता बल्कि बेसुकूनी का बायस हो सकता है। ये फैसला उसने मैडम ज़ुबी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर करके किया था।